गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, इन्वायरमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 15 जिसका नाम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, उसका पार्ट 2। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथियों, लास्ट वाले हमने जो पार्ट को किया था, पार्ट 1 में हमने कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया तक कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा डिटेल से पहले समझाऊं सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया होता क्या है। साथियों, सैक्रेड ग्रूव्स के अंदर आपको कुछ फॉरेस्ट के पैचेस मिलेंगे या ऐसी नेचुरल वेजिटेशन के पैचेस मिलेंगे। उसमें कुछ ट्रीज भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, या अलग अलग मतलब कुछ एकड़ में फैले हुए फॉरेस्ट हो सकते हैं, या कुछ चंद ट्रीज भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब का महत्व ये होता है, इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये डेडिकेटेड होते हैं लोकल फोक डीटीज़ को। ठीक है, इनको एक कह लीजिए कि एक ईश्वर के तौर पे माना जाता है। और ये सारी जो स्पेसेस हैं इन्हें वहाँ की जैसे लोकल कम्युनिटी है, अब मान लीजिए लोकल कम्युनिटी इस पर्टिकुलर ट्री को या ट्रीज को या फॉरेस्ट को अपने ईश्वर के रूप में मानती है, तो वो प्रोटेक्ट इनको बहुत करती है क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीव बहुत होता है। ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं जो अलग अलग जनरेशन से मार चले आ रहे हैं। जो अब आप कहते हैं नहीं हम लोगों के में पवित्रता है कि नहीं है, बैंयन ट्री की है, पीपल के पेड़ की है, तो इसे तुलसी है, तुलसी के पेड़ की है, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको रिलेट करिएगा। तो ये जिस हिसाब से जो डिग्री है सैंक्शनिटी की सैक्रेड फॉरेस्ट की अलग अलग होती है ना। अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग देखोगे, कहीं कुछ किसी को मान रहे, कहीं कुछ किसी को मान रहे। और अगर कुछ फॉरेस्ट इवन जो ड्राई फॉलेज भी है, वो फॉलन फ्रूट्स भी हैं, उनको भी टच नहीं करते। ये गिर गया मान लो फ्रूट उसमें से, तो उसको भी नहीं छुआ जाता। इतनी पवित्रता दी जाती है उन पेड़ों को। लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो उससे उनके जो लोकल जो ईश्वर हैं, जो ट्रीटी हैं, उनको क्या होगा कि उनको बुरा लगेगा और इसकी वजह से वहाँ बीमारी फैल सकती है, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, या हो सकता है कि क्रॉप्स भी वहाँ के फेल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, गारो और खासी ट्राइब जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, वो कम्प्लीटली रोक लगाती हैं किसी भी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेरेंस पे सैक्रेड ग्रुप्स वहाँ के। और दूसरे ग्रुप्स में डेड वुड हो गया या ड्राइड लीव्स हो गई, उन्हें पिकअप करते हैं, बट जो लाइव ट्री है या उसकी ब्रांचेस है उसे कभी नहीं काटते, है ना, कभी नहीं काटते। फॉर एग्जाम्पल, जो गोंड्स हैं अपने, जो गोंड्स कहाँ हैं, ये गोंड्स ट्राइब सेंट्रल इंडिया की है, वो पेड़ों को काटने पे रोक लगाती हैं, बट ये कहती है कि चलो ठीक है, अगर कुछ गिर गया है, उनमें से फॉल हो गया है, तो उस पार्ट को आप यूज़ कर लो। तो ये है कुछ सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया की कहानी। आइए क्लासिफिकेशन समझते हैं अब सैक्रेड ग्रूव्स के। साथियों, इसको क्लासिफाई करा गया है यहाँ पे मेनली 3 समझते हैं किस किस तरह में। एक तो कहते हैं ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रूव्स। कैसे? ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रूव्स। अब देखिए, ये ऐसी जगह है जहाँ पे विलेज डीटी रहते हैं, वो जो ईश्वर हैं उस गांव के, वो रहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करे जाते हैं बाय एन एलिमेंट्री सिंबल के माध्यम से। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रूव्स। फिर एक होता है टेम्पल ग्रूव्स। टेम्पल ग्रूव्स क्या? यहाँ पे ग्रूव क्रिएट किया जाता है अराउंड द टेम्पल और उसको फिर कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। और फिर आता है ग्रूव्स अराउंड द बरियल या क्रीमेशन ग्राउंड, जो देखा है आपने, जहाँ पे जलाया जा रहा है लाश को या जो है गाड़ा जा रहा है लाश को, वहाँ पे जो ग्रूव्स हैं उनको। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। अब इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो साथियों कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, किसी को आप ईश्वर के तौर पे अगर डील करोगे तो वहाँ के जानवर या प्लांट्स, है ना, की जो डाइवर्सिटी है, इसे वहाँ की आम जो कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी है, वो उसे कंजर्व करके रखेगी सस्टेनेबल तरीके से कि भैया वो पेड़ फिर या वो जानवर आगे तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा चलेगा। और दे आर ऑफन द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन द जियोग्राफिकल रीजन। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक पेड़ इतनी ही जगह में पाया जाता है, अब यहाँ की कम्युनिटी अगर उसे कोई ईश्वरी रूप देती है
तो वो उसे प्रोटेक्शन देगी। तो इस वजह से ये पेड़ यहाँ की इस एरिया में हमेशा ही रहेगा, एंडेमिक यहाँ क्या है, तो यहाँ पे सर्वाइव करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स। देखिए पेड़ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए ज़रूरी है, तो इंसान के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी है, ये एसोसिएटेड है विद द पॉन्ड्स, स्ट्रीम या स्प्रिंग, जिससे क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती है वहाँ के आम लोगों के। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं, अब भाई कभी पे जो है वो किसी नदी को बहुत माना जाता है, आपने देखा होगा ना कि हम गंगा नदी को कितना ही मानते हैं। उसके अलावा वहाँ पे अगर जो आसपास पेड़ पौधे हैं तो वेजिटेटिव कवर ऑल्सो हेल्प करता है रिचार्ज करने में एक्वीफर्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तीसरा देखिए सॉइल का कंजर्वेशन। जो वेजिटेशन कवर होता है सैक्रेड ग्रूव्स का, वो सॉइल की स्टेबिलिटी को भी बहुत मजबूत और इम्प्रूव करता है उस एरिया की। एंड वहाँ पे क्या होगा, अगर पेड़ पौधे लगे रहेंगे बहुत टाइम तक तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये कुछ इसकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आई बात डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है सैक्रेड ग्रूव्स का इंडिया के अंदर, समझते हैं। भारत में हमारे सैक्रेड ग्रूव्स को ऑल ओवर द कंट्री पाया जाता है। अबंडली अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ केरला और कर्नाटका में आप पाओगे। और लास्ट में हम बात करें कि खतरा क्या है, थ्रेट्स की बात करें तो देखिए थ्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। एक रीजन में कुछ हो सकते हैं, दूसरे रीजन में कुछ और हो सकते हैं। बट एक कॉमन चीज़ें आपको बताऊं जो आपको ज़्यादातर जगहों पे देखने को मिलेंगी, वो ये कि जो पूर्वजों के द्वारा, मतलब जैसे कहेंगे हम लोग ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, वो जो चला आ रहा है वो अब ख़त्म होता जा रहा है ना। और यही मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आपकी मॉडर्न चीज़ों में बहुत सारे लोग चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब लोग कहने लगे हैं कि तो बड़ी सुपरस्टिशन वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो, है ना, हमने तो गूगल किया है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये एक वजह है। और सैक्रेड ग्रूव्स बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंड की ज़रूरत है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी आ रही है। इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत ही जो सबसे बड़े लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं देश के, वो बहुत छोटे हो गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स जो देश के अंदर हैं साथियों, वो संस्कृताइजेशन से सफ़र कर रहे हैं, या वहाँ पे प्रिमिटिव फॉर्म जो नेचर वर्शिप का है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्मल टेम्पल वर्शिप में। वही मंदिर बना दिया, अब मंदिर में पूजा हो रही है, पहले यहाँ पे जो है वो नेचुरल चीज़ों की पूजा हो रही थी। ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा भाई कुछ एग्जॉटिक वीड जैसे कि यूपेटोरियम वगैरह, ओडोरेटम, लैंटाना कैमेरा और आपका फॉस्फोफिस जूलीफिरा वगैरह, ये सब एग्जॉटिक वीड्स हैं जिनके इन्वेड करने की वजह से काफ़ी बड़ा खतरा आ जाता है इन कुछ ग्रुप्स को। उसके साथ प्रेशर्स भी हैं क्योंकि लाइफ स्टॉक बढ़ रहे हैं, फ्यूल वुड कलेक्शन बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इनको नुकसान पहुंचता है। तो ये कुछ खतरे हैं जो कॉमन खतरों के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोर्ट का है, प्रोहिबिटेड गुड्स की समझते हैं। देखिए प्रोहिबिटेड आइटम्स पे क्या होते हैं, इन पर रोक लगाई जाती है, इनकी परमिशन नहीं होती है कि आप इन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं दिया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उन गुड्स के लिए जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। तो आइए कुछ आपको आइटम बताती हूँ जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं फ्लोरा और फौना की अंदर। तो सारे ही वाइल्ड एनिमल आर्टिकल्स के चाहे हों उनके प्रोडक्ट्स हों, उनके डेरिवेटिव्स हों, एक्सक्लूडिंग दोज जो कि फॉर विच ओनरशिप सर्टिफिकेट जो है वो ग्रांट करा गया है, एंड उन सब के लिए जिनके लिए फिर ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है फॉर एजुकेशन, रिसर्च या मैनेजमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स या प्रोडक्ट, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। दूसरा, बीफ ऑफ काउस, ऑक्सन एंड काफ, बीफ इन द फॉर्म ऑफ ओवल ऑफ काउस, ऑक्सन एंड काफ, ये भी रोक है। मीट बफलो का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फ्रेश या फिर चिल्ड या फ्रोजन फॉर्म में, हर तरह से रोक है। पीकॉक टेल फेदर्स और उसके हैंडीक्राफ्ट या आर्टिकल्स। इसके अलावा शेविंग्स और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ऑफ शेविंग्स ऑफ शेड एंटलर्स ऑफ चीतल या सांभर। उसके अलावा शी सेल्स। उसके साथ वुड और वुड प्रोडक्ट्स, साथ में फ्यूल वुड, वुड चारकोल, सैंडलवुड किसी भी फॉर्म में बट एक्सक्लूडिंग फिनिश्ड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सैंडलवुड, मशीन फिनिश्ड हैंडलवुड प्रोडक्ट्स और सैंडलवुड ऑयल। इसके साथ रेड सैंडलर्स वुड,
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि रेंट सैडलर्स के हैं, और उसके अलावा मैकेनिकल, केमिकल या सेमी केमिकल वुड पल्प, ये सब जो है वो इसके अंदर आता है। तो इतने हमने टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल इनिशिएटिव का है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले आपको मैं एक बॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे ज्ञानवर्धक बातें हैं डू यू नो के नाम से। समझिए, कहते हैं कि मार्बल पैलेस जू जो कैलकाटा सिटी में है, इसे 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पुराना एग्जिस्टिंग जू है देश के अंदर। क्या नाम है? मार्बल पैलेस जू। और दिल्ली के अंदर लार्जेस्ट फ्लीट है बसेस का, जो ऑपरेट करती हैं CNG पे, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे, और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ये लो कार्बन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का। इंडिया मेंटेन और रिपोर्ट करता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस डेटा को ईयर टू ईयर बेसिस पे। अभी मैंने इसके बारे में आपको इन्वायरमेंट की जो विजन IAS की अभी मैं PT 365 करा रही थी, उसके बारे में एक डेडिकेटेड टॉपिक भी है इसका। उसके अलावा नेस्टिंग साइट्स जो एम्फीबियस स्नेक की हैं रिपोर्ट करी गई हैं फ्रॉम शोर्स ऑफ नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स। और कुछ बातें ये कि ट्रेडिशनल वेटलैंड एग्रीकल्चर, लोकली इसे पोक्काली के नाम से केरला में जानते हैं और गजानी के नाम से कर्नाटका में जानते हैं। चलिए, ये तो डू यू नो वाली बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव का है, आइए उसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है द मैन एंड द बायोस्फीयर। ठीक है, द मैन एंड बायोस्फीयर, इसे हम लोग मैब के नाम से MAB मैप के नाम से जानते हैं। देखिए, मैप प्रोग्राम ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। उद्देश्य ये है कि एक हम साइंटिफिक बेसिस को ऐसा सेट करें जिससे रिलेशनशिप और अच्छा हो लोगों के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में पूरे विश्व भर में। इसे 1970s की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और ये कहता है कि भैया देखो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजेंडा के तौर पे ये है और कैपेसिटी बिल्ड करिए, जिसका उद्देश्य क्या हो, टारगेट इसको लेके चले इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को, बायोडाइवर्सिटी का लॉस के और रिडक्शन में इस लॉस के। ठीक है। दूसरी बात ये कि कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एट द इंटरफेस ऑफ साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, सोसाइटल और डेवलपमेंट इश्यूज। मैप नेचुरल और सोशल साइंसेस को कंबाइन करता है, इकोनॉमिक्स को, एजुकेशन को, ताकि ह्यूमन लाइवलीहुड और इम्प्रूव हो और नेचुरल इकोसिस्टम और सेफ हो। इसलिए यहाँ पे ये प्रमोट करता है इनोवेटिव अप्रोचेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो सोशली कल्चरली अप्रोप्रिएट मतलब ज़रूरी हो और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। साथियों, एजेंडा जो है इस मैप के प्रोग्राम का, इसे डिफाइन करा जाता है इसकी मेन गवर्निंग बॉडी के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, इन कंसंट्रेशन विद द ब्रॉडर मैप कम्युनिटी के साथ में। इसके इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को बिल्कुल जो है ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैप जो है वो निर्भर करता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पे एंड थीमेटिक नेटवर्क्स और पार्टनरशिप फॉर नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च और मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग के लिए। ये प्रोटेक्ट करता है एक अच्छा प्रॉपर एग्रीमेंट, कंसेंसस आज के एक्शंस का कल के वर्ल्ड के लिए। आज जो आप कर्म करोगे इससे आप जो है वो कल जो है वो कुछ अच्छा जीवन में कर पाओगे या करा पाओगे। इसलिए लोगों की एबिलिटी को और मजबूत बनाना है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकें फॉर वेल बीइंग ऑफ बोथ ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कहानी मैंने आपको मैप के बारे में बताई। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व का, लेकिन इसको करने से पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें डू यू नो के नाम से दी गई हैं, आपको बता देती हूँ कि पेंट्स और ड्रेसिंग्स जो होते हैं ना, वो मदद नहीं करते क्योर करने के लिए ट्री वाउंड को। सम एक्चुअली इसका जो डीके है और तेज़ी में इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा जो डेथ है, एक 70 साल पुराने पेड़ की वुड रिटर्न ओवर 3 टन्स ऑफ कार्बन टू द एटमॉस्फेयर। अगर वजह समझिए, इतना पुराना पेड़ है तो उसके अंदर कार्बन सिंक का काम करते हैं ना, कार्बन कितना स्टोर होगा, उतनी 3 टन कार्बन को जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। ठीक है। तीसरी बात, कॉटन वुड ट्री सीड जो है ऐसा सीड होता है जो रहता है स्टेज इन द फ्लाइट द लॉन्गेस्ट, उड़ के जाते हैं ना ये। उसके अलावा एलोवेरा को हम फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहते हैं। अच्छा,
और ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर जो क्रैक्स हैं वो डेवलप करते जो होते हैं ट्री के ट्रंक में, रिफर टू एज, जिसे कहा जाता है फ्रॉस्ट क्रैक्स या सन क्रैक्स कहे जाते हैं। चलिए, इतना आपको हो सकता है ज्ञानवर्धक बातें भी अच्छी लगी हों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व का साथियों। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो कि साथियों है ICC यूनेस्को की, इसने नवंबर 1971 में 1971 में एक नया डेजिग्नेशन लेकर आया बायोस्फीयर रिजर्व का। किसके लिए? नेचुरल एरियाज के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट था बायोस्फीयर रिजर्व का, इसे रिफाइन करा गया एक टास्क फोर्स के द्वारा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की 1974 में, और BR नेटवर्क वो फॉर्मली लॉन्च हुआ 1976 में। आइए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा गौर से समझते हैं। साथियों, बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है यूनेस्को के द्वारा। किस लिए? फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप के लिए, जो एक्सटेंड करते हैं ओवर द एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल या कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम या कॉम्बिनेशन इन सब का हो। ये जो होते हैं वो स्पेशल इन्वायरमेंट्स होते हैं, दोनों लोगों के लिए भी और नेचर के लिए भी। और ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स और नेचर एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों की सम्मान करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। साथियों, बायोस्फीयर रिजर्व ये ऐसी साइट है जिन्हें इस्टेब्लिश करा जाता है कंट्रीज़ के द्वारा और रिकॉग्नाइज करा जाता है यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, ताकि प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस पे। एज ये जो जगहें हैं इनको एक अच्छे कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, बायोलॉजिकल और कल्चर डाइवर्सिटी के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो होती है ये अपनी पार्टनरशिप्स के माध्यम से, जो कि पार्टनरशिप लोगों और नेचर के बीच में होती है। ये एक अच्छा टेस्ट है और डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है एक इनोवेटिव अप्रोचेस को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो फ्रॉम लोकल से इंटरनेशनल स्केल पे। तो ये कुछ कहानी बायोस्फीयर रिजर्व की। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें हर एक बायोस्फीयर रिजर्व ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है लैंड का, कोस्टल इन्वायरमेंट का, जहाँ पे लोग जो हैं वो इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे सिस्टम का। एक साथ मिलके ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाते हैं, जिसे इंटरनेशनली लिंक करा गया है, अच्छे से समझाया जाता है ताकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पे एक्सचेंज हो सके। साथियों, जो ये नेटवर्क है BR का, इसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ें की कैटेगरी इंक्लूड करती है। पहला, BR रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है नेचुरल बायोम्स का। दूसरा, BR कंजर्व करता है यूनिक कम्युनिटीज़ को, बायोडाइवर्सिटी की या एरिया की, जिसमें अनयूजुअल नेचुरल फीचर्स होते हैं एक्सेप्शनल इंटरेस्ट के। तीसरा, BRs में एग्जाम्पल्स हैं एक अच्छा एक हारमोनियस लैंडस्केप का, जिससे रिजल्ट मतलब किससे निकल के आता है ये बढ़िया भाईचारा, ट्रेडिशनल पैटर्न जो लैंड यूज़ के हैं उनसे निकालते हैं। BRs में एग्जाम्पल्स हैं मॉडिफाइड और डिग्रेडेड इकोसिस्टम के, जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो रिस्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा नेचुरल कंडीशंस में। और लास्ट में कि BRs जनरली इनमें नॉन मैनिपुलेटिव कोर एरिया है इन कॉम्बिनेशन विद एरियाज जिसमें बेस लाइन मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंटल और मैनिपुलेटिव रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जाती है, जहाँ पे ये सारे एरियाज जो हैं वो कंटीजियस नहीं होते हैं, इन्हें आप एक साथ एसोसिएट कर सकते हो क्लस्टर में। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आपको बताई। अब हम इसके फंक्शंस को आपको बताते हैं। फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम कंजर्वेशन को बताते हैं। साथियों, कंजर्वेशन हो लैंडस्केप का, इकोसिस्टम का, स्पीशीज़ का और जेनेटिक वेरिएशंस का, इस बात को अवगत कराता है, इंश्योर कराता है कि ट्रेडिशनल रिसोर्स यूज सिस्टम बढ़िया हो। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग इकोसिस्टम। इसके अलावा कि मॉनिटर करना नेचुरल और ह्यूमन कॉज चेंजेस को ऑन स्पेशियल और टेम्पोरल स्केल्स पे। डेवलपमेंट की बात करें तो प्रमोट करना लोकल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि कल्चरली, सोशली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। इसके अलावा डेवलप करना स्ट्रैटेजी को जिससे इम्प्रूवमेंट हो टू मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पे। साथियों, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की अगर हम बात करना शुरू कर दें तो इसमें यह है कि प्रोवाइड करना सपोर्ट रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, जो कि रिलेटेड है लोकल, नेशनल, ग्लोबल इश्यूज से कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के।
इसके अलावा शेयर करना नॉलेज जिसे जनरेट करा जाता है बाय रिसर्च थ्रू साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से। और इसके अलावा डेवलपमेंट कम्युनिटी स्पिरिट का मैनेजमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज के। तो ये इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है। बेनिफिशरीज़ की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ में लोकल लोग हैं, इकोलॉजिकल रिसोर्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज़ में तो पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी आती है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड इंडिया अप्रोच एक बात है जिसमें ये एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो इंडिया को एक बड़ी सी मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स बनाती है पूरे ही विश्व भर में, और एफर्ट्स लिए जाते हैं ताकि एटलीस्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व तो हर एक बायोस्फीरिक प्रोविंस में हो ही हो। बायोस्फीयर रिजर्व को लेके मैंने साथियों एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। आप मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो अब वाकई सारे बायोस्फीयर रिजर्व को बहुत ही ईजिली एक शॉर्टकट से जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी के अंदर नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में। साथियों नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो लाया गया था 1986 में, इस बात को अवगत कराने के लिए कि लोकल जो लोग रहते हैं वो अपना पार्टिसिपेशन दें और अच्छे से मैनेज करें। तो ये तरीका था जिससे जो है लाइवलीहुड और इम्प्रूव होती लोकल इनहैबिटेंट्स की सस्टेनेबल यूज़ के माध्यम से। उद्देश्य ये था कि ये बात नोट करी जाए कि जो बीआरस हैं वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट एक रीइंफोर्समेंट है जो आज का प्रोटेक्टेड एरिया चल रहे हैं उसका। और ऑब्जेक्टिव ये था बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का, जैसे कि भाई लिखा था बाय द कोर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। उद्देश्य ये था कि भाई हम किसी तरह से जो डाइवर्सिटी है उसे हम कंजर्व करेंगे, जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको नेचुरल सिस्टम में ही हम नेचुरल इकोसिस्टम में ही हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्पीशी की और सेफ रखेंगे जिस पे उनकी जो इवैल्यूएशन उनका जो है वो डिपेंड करता है। तीसरा कि हम ऐसे एरियाज़ प्रोवाइड करेंगे जो मल्टी फेसेड रिसर्च के हों फॉर मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग प्रॉपर उसकी करेंगे। चौथा कि हम फैसिलिटीज़ ऐसी देंगे फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा हम इस बात को अवगत कराएंगे, इंश्योर करेंगे कि सस्टेनेबल यूज़ हो नेचुरल रिसोर्सेज का अपने मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि इम्प्रूवमेंट हो इकोनॉमिक वेलबींग का लोकल लोगों की। ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ओरिएंटेड हो इस तरीके से कि जो बीआरस हैं वो ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर डायमेंशन कंजर्वेशन का एक साथ आया है एक रियलिस्टिक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के तौर पे। अब इसके क्राइटेरिया क्या, ये बात कर देते हैं कि हम कैसे बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा कुछ क्राइटेरिया दिया गया था 1979 में, उसको समझाते हैं। दो तरह का समझते हैं चीज़ें, एक प्राइमरी क्राइटेरिया होगा दोस्तों, एक होगा सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया में तो ये होना चाहिए कि जो ऐसी साइट हो वो साइट ये पक्की बात होनी चाहिए कि इसके अंदर एक ऐसा एक इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू हो नेचर कंजर्वेशन का, एंड इसके अंदर एडिशनल लैंड हो, वाटर हो जो सूटेबल हो रिसर्च के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट की। दूसरी बात कि कोर एरिया ये एक टिपिकल हो बायोग्राफिकल यूनिट का, और इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें एक अच्छा पॉपुलेशन हो जो हर एक तरह के टॉपिक लेवल को इकोसिस्टम के रिप्रेजेंट कर रही हो, अच्छी मात्रा में हर तरह के स्पीशीज़ में देखने को मिलने चाहिए। तो ये तो प्राइमरी क्राइटेरिया हो गया। सेकेंडरी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर ऐसा एरिया जिसमें रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशी आते हैं। दूसरा एरिया ऐसे जिनमें अलग अलग डाइवर्सिटी है सॉइल की, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की, और इंडिजीनियस वैरायटी है बायोटा की। तीसरा कि एरियाज जो कि जिनमें इतना दम है, पोटेंशियल है प्रिजर्वेशन के लिए ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। तो ये है कहानी कुछ इसकी क्राइटेरिया की। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। देखिए आपको कुछ अगर कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ लेनी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, तो बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पे 3 इंटर रिलेटेड जोन में डिवाइड करा गया है। वो 3 जोन आप ये देख सकते हैं। पहली हो गई कोर जोन, फिर आती है ये बफर जोन, और फिर आता है ये ट्रांजिशन जोन। आइए थोड़ा डिटेल से आपको समझाऊं कि कोर जोन क्या होती है। साथियों कोर जोन आप ये देख रहे हैं, ये अंदर वाला हिस्सा कहलाता है।
ये कोर जोन एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब रखी जाती है बिना कोई छेड़छाड़ करे। इसके अंदर सस्टेनेबल हैबिटेट होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ आप पाएंगे, इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर प्रेडेटर्स, और इसके अंदर कुछ सेंटर्स ऑफ एंडेमिज्म भी होते हैं। कोर जोन सिक्योर करती है लीगल प्रोटेक्शन को, मैनेजमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज़ को जो अफेक्ट नहीं करते नेचुरल प्रोसेस को और वाइल्ड लाइफ को यहाँ अलाउ करा जाता है। स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व और वाइल्डलाइफ पोर्शन जो एरिया के हैं इन्हें डेजिग्नेट करा जाता है कोर एरियाज़ के तौर पे बीआर के, और कोर जोन को फ्री रखा जाता है सारे ह्यूमन प्रेशर से और कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम से। यहाँ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक, दूसरे नंबर की ये वाली जोन आती है जिसे हम लोग कहते हैं बफर जोन। साथियों, बफर जोन यहाँ पे आसपास के कोर जोन के साथ मिल के चलती है। देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया है इसी के साथ मिला हुआ है। ठीक है, ये यूज़ करती है और एक्टिविटीज़ जो है, जिसकी जो यूजेस हैं, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों को मैनेज करा जाता है इस तरीके से कि ये प्रोटेक्ट करें इस कोर जोन को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इस जगह की जो यूजेस हैं उस कोर जोन के प्रोटेक्शन को लेके चलने लायक हैं। समझ गए? ये यूजेस और एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे, इसमें रिस्टोरेशन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन साइट्स हो गई ताकि वैल्यू एडिशन बढ़े रिसोर्सेज का, लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज़्म, फिशिंग और ग्रेजिंग जिन्हें परमिट किया जाता है ताकि यहाँ पे कोर जोन पे इफेक्ट ना आए या जो भी हो रहा है यहीं हो जाए। रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी और बढ़ावा दिया जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर नेचुरल हैं इस बीआर के अंदर तो ये परमिट करी जाएगी ताकि जो है कंटिन्यू करें यहाँ पे आप ये सारी एक्टिविटीज़ को, इफ़ दीज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नहीं अफेक्ट कर रही हैं तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है लास्ट वाली ट्रांजिशन जोन। देखिए, सबसे बाहरी हिस्सा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व का। यूजुअली इसकी कोई लाइन नहीं है, डिलिमिटेड है नहीं है, एंड ये जोन ऑफ कोऑपरेशन है जहाँ पे कंजर्वेशन, नॉलेज, मैनेजमेंट स्किल्स को अप्लाई करा जाता है और यूजर्स को इसके मैनेज करा जाता है जो है साथ में मिलजुल के हार्मनी में विद द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर सेटलमेंट आता है, क्रॉप लैंड आ गया, मैनेजमेंट फॉरेस्ट आ गए, एरिया आ गए इंटेंसिव रिक्रिएशन के, ये दूसरे इकोनॉमिक यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी रीजन के हों। साथियों, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन जो है उसमें मैनिपुलेटिव माइक्रो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एरियाज़ को यूज़ करा जाता है ताकि पैटर्न्स को समझें, प्रोसेस को समझें इकोसिस्टम के। मॉडिफाइड या डिग्रेडेड लैंडस्केप को इंक्लूड करा जाता है एज रिहैबिलिटेशन एरिया ताकि इकोलॉजी को रिस्टोर करें इस तरीके से कि ये जो है वो सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी रिटर्न कर सके। ठीक, तो ये कुछ कहानी मैंने आपको इसकी बताई। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि किस तरीके से जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया से डिफरेंट हैं। ये तो एक सेपरेटली अलग टॉपिक आ गया, बस थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी सब तो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल दो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मैम बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया से कितना डिफरेंट है। आप कहेंगे प्रोटेक्टेड एरिया मैम क्या है, तो वो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो होती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में आती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट इस तरीके से हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड नहीं करा जाता है टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग जो है प्रोटेक्टेड एरिया को रिप्लेस करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को यूज़ नहीं करते हैं, बट ये और बड़ा बनाता है, वाइड करता है स्कोप को जो पुराने कन्वेंशनल अप्रोच थी प्रोटेक्शन की, और मजबूत बनाता है प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क को। एग्जिस्टिंग लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये पार्ट हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का बिना किसी चेंज हुए इनके लीगल स्टेटस में। दूसरी तरफ जो ऐसा इंक्लूजन होगा ऐसे एरियाज़ का बायोस्फीयर रिजर्व में, इससे इनकी नेशनल वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये आप समझ गए क्या बात है। और एक टॉपिक ये आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया से डिफरेंट है। अब ये समझिए, ड्यू टू देयर एम्फेसिस ऑन, बायोस्फीयर रिजर्व किस पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया कंपेरिजन में। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व करते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को, लैंडस्केप को, कोई एक स्पेसिफिक फ्लैगशिप स्पीशी को नहीं करते हैं। ये ओवरऑल प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि सारे जो नेचुरल या इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं वो बिना किसी रुकावट के
समानता से चलते रहें। अलग अलग कंपोनेंट्स बायोस्फीयर रिजर्व के जैसे लैंडस्केप, हैबिटेट्स या स्पीशीज और लैंड रेसेस आते हैं, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और रेजोल्यूशन मिटिगेशन कॉन्फ्लिक्ट का डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में। इंक्रीज इन ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, खासकर लोकल जो लोग तो है उनका पार्टिसिपेशन, उनकी ट्रेनिंग कंपेयर टू द फीचर्स ऑफ द स्कीम ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। इसके साथ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट और सस्टेन्ड कोऑर्डिनेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी के बीच में। रिसर्च और मॉनिटरिंग, ताकि समझें प्रॉपर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या है इकोलॉजिकल सिस्टम की, उनका मोड ऑफ रिएक्शन क्या है जब आप ह्यूमन इंटरवेंशन में एक्सपोज करते हो। इसके अलावा इंडियन नेशनल मैन और बायोस्फीयर कमेटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जो है गया है, ये नई नई साइटों का पता लगाती है, एडवाइस करती है पॉलिसीज़ पे, प्रोग्राम्स पे, गाइडलाइंस रिव्यूज़ करती है, प्रोग्रेस को गाइडलाइंस इन द लाइट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टडीज़ एंड फीडबैक, ये सब देखती है। उसके अलावा मैनेजमेंट बायोस्फीयर रिजर्व का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसर्न स्टेट यूटी की, जो कि बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा गया है। इसके अलावा बीआर जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, है ना, जब इनको कंसेंट मिल जाता है इस पार्टिसिपेटिंग कंट्री से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देखोगे अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसमें डू यू नो की कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको बता दूँ। तो साथियों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2011 to 20 एज यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट्स एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो ये साथियों यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट में हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से शुरुआत करेंगे। लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से लेके व्हाट्सएप वगैरह, एक्स, ट्विटर जिसे कहते थे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर एंड हर जगह आपको कुछ ना कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।